Hello, friends. Welcome to the podcast Let's Talk Anything. I'm your host, Shell. In today's episode, we will dive a little bit into the fascinating world of artificial intelligence. Artificial intelligence in the recent times has touched and transformed our lives in many ways. So, in this episode, we'll try to explore this cutting edge technology. And to speak with us on this topic, we have an AI researcher who is also the host of this show, Mr. Anupam Nautiyal. Anupam has done his master's in artificial intelligence and robotics from a prominent university in Rome, Italy. And he's currently working with an organization as an AI researcher in Milan, Italy. So let's go ahead and start our conversation with Anupam. Hello, Anupam. Welcome to the show. Thank How are you. you doing? Hello. I'm doing good. Thank you. All right. So, Anupam, this is going to be our first show. Yes, मैं तो बहुत excited हूँ. How about you? मैं भी. Apart from doing the editing part. Exactly. That's the best part Yeah. for you, especially. Yes. So, as a techie, I think that should not be a problem for you. Hopefully. राइट सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अनुपम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टॉक ऑफ द टाउन एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है एवरीबडी नोज दैट और बहुत कुछ उसके बारे में चल रहा है चलता आ रहा है बट एक जैसे आम आदमी है उसको अगर आप समझाना चाहो तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एआई फॉर अ लेमैन ओके सो अगर मुझे एआई किसी लेमैन को समझाना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई भी एक ऐसा टास्क जिसको करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती थी उस टास्क को अब कंप्यूटर कर पाए उसी इंटेलिजेंस लेवल से उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे यह है लेमन टर्म में बट अगर मैं इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेके जाऊं तो एक ऐसी हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना जो गिवन एनी उस हाइपोथेसिस को इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना कि अगर आप उस हाइपोथेसिस में कोई भी एक्स डेटा देते हैं तो वो वाई टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस कर पाए सो मैं एक एग्जांपल दूंगा जैसे मान लो कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास डेटा है एंड डेटा है एप्पल एंड ऑरेंजेस का सो बेसिकली मेरा जो टास्क है वो ये है कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एप्पल एंड ऑरेंजेस में मतलब मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसको जब मैं एप्पल दिखाऊं तो बोल दे कि वो एप्पल है और जब मैं ऑरेंजेस दिखाऊं तो ये बोल दे कि वो ऑरेंजेस है तो इस टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हो बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मैं एक एप्पल और ऑरेंजेस दे दूं और आप यूँ कहूँ कि आप एक नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक बार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज़ कर रही है तो अगर आप उस चीज़ को बनाना लगोगे तो आप कहीं ना कहीं जाके एक डेड एंड में फंस जाओगे बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल to come up with so many cases to identify or differentiate between apple and oranges. वही AI क्या करेगा AI कहेगा ओके मुझे एक काम करो आप दे दो डेटा आप दे दो मुझे कुछ रिकॉर्ड्स मींस डेटा में क्या है रोज होती हैं कॉलम्स होते हैं सो सो वो कहेगा कि मुझे एक एक्स नंबर ऑफ रोज दे दो बल्कि वो भी नहीं कहेगा इट डिपेंड्स ऑन हु इज डिजाइनिंग दो सिस्टम बेसिकली and how the model is performing depending on the data. अगर वो x नंबर ऑफ रोज मैंने उसे दे दी तो वो क्या करेगा अपने आप ही उन एप्पल एंड ऑरेंजेस में पैटर्न फाइंड आउट कर लेगा तो कल के दिन अगर आप कोई भी एप्पल दिखाओगे तो वो बता देगा एप्पल है या ऑरेंज दिखाओगे बता देगा ऑरेंज तो बेसिकली लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टर्म एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेसिकली वो क्या कर रहा है वो एट द एंड एक
पास्ट जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहा है ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर में फ्यूचर बेसिकली। So that's probability, right? एग्जैक्टली यस। एआई इज बेसिकली, पहले तो मैं बता दूं, एआई एक बहुत ही वाइड टर्म है। आज के टाइम पे जो मेनली रिसर्च होती है वो सब फील्ड्स ऑफ एआई में होती है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम आ जाती हैं, सॉर्टिंग हो जाती है, बट ये टेक्निकल पार्ट है तो उसे साइड में रखते हैं। बट यस, आपके पास जो प्रेडिक्शंस आते हैं आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% राइट है। अगर आप ये कह रहे हो वो 100% राइट है तो मैं डाउटफुल हूँ कि वो 100% राइट नहीं होंगे, बिकॉज इन सम वे और अनदर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज अ ओवरफिटिंग। मतलब वो एक ऐसे प्रेडिक्शंस कर रहा है कि वो बहुत ही वेग है, तो इसका मतलब वो मॉडल कहीं ना कहीं जनरलाइज नहीं कर पाएगा। तो 100% प्रेडिक्शंस तो नहीं होते, बट डेफिनेटली जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में होते हैं। मतलब ऑब्वियसली कि वो वही चीज़ें आपको बता सकता है जिसका उसको पास्ट का एक्सपीरियंस होगा। आप जिस हिसाब का डेटा उसे दोगे और वो उस डेटा से लर्न करेगा, वही वो फ्यूचर में प्रेडिक्शंस करेगा उसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूँ कहोगे कि एक हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, वो भी एआई करता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करोगे और कल के दिन अगर आप उसे फ्रेंच दे दोगे, तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, बट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके का मॉडल ट्रेन कर रहे हो, बट ये टेक्निकल पार्ट है। तो बट प्रेडिक्शंस जो होंगे वो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में होंगे, बट ये नहीं कहेंगे कि आप वो 100% एक्यूरेट होगा। ऑल राइट अनुपम, सो ये तो तुमने बताया इन जनरल कि क्या एआई है इन लेमैन्स टर्म, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी कि हाउ डिड यू एंटर इनटू एआई? ओके, सो बेसिकली जो आफ्टर माय 12th, सो आई डिसाइडेड टू डू इंजीनियरिंग, जो सभी सभी मोस्टली इंडियंस करते हैं। बट मेरा मोटो ये था कि एक ऐसा कोर्स ले लिया जाए जिसमें पास होना सबसे इजी हो। तो जैसे मैकेनिकल है, वो हार्ड था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सोम और टोम जैसे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने कहा यार कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, सबसे इजी है पास होना, पास हो जाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस ले लिया। तो वहाँ से जो है ना कंप्यूटर्स की जर्नी शुरू हुई। उसके पहले मुझे कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने पढ़ रखी हो पहले या कर रखी हो कुछ, उसका मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं जस्ट इस बेसिस पे गया कंप्यूटर साइंस में कि ताकि इजीली पास हो जाए। तो उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया 4th ईयर में। तो जो निराश हैं, जिनकी 3rd ईयर तक कुछ नहीं हुआ है बीटेक में, तो वो टेंशन मत लें, क्योंकि जब अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, तो मतलब कोई चीज़ पसंद आ जाए उसका कोई टाइम होता नहीं है। आप 4th ईयर में भी हो सकता है, बट डेफिनेटली लेट हो जाती है क्योंकि उस समय प्लेसमेंट का टाइम रहता है। बट 4th ईयर में मुझे एक वीडियो देखी मैंने एआई से रिलेटेड, जहाँ पर एप्पल एंड ऑरेंजेस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसका डिफरेंशिएशन, मतलब एक मॉडल, एआई का मॉडल था जो उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा था कि क्या एप्पल है क्या ऑरेंजेस है। तो बहुत छोटी सी चीज़, बट इसके बेसिस पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला हो गई। टेस्ला में आप देख लो कि ह्यूमन डिटेक्शन से, लेन डिटेक्शन से लेकर हर एक चीज़ है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल डिटेक्शंस, मतलब स्पीड स्पीड लिमिट्स डिटेक्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट जो एक बेस था वो एप्पल एंड ऑरेंजेस का ही था, मतलब वहीं से तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरी ये चीज़ थी कि अगर आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे एआई एक बहुत ही जनरल टर्म है, मैंने पहले ही बता दिया। जस्ट दैट कि बहुत सारे लोग एआई एआई सुनते हैं, तो इसलिए मैं एआई एज अ टर्म लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज इट्स अ वेरी जनरल टर्म, एंड इनसाइड एआई देयर आर मेनी डिफरेंट सब फील्ड्स। ओके, सो उसमें ना मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट थी, एंड स्पेशली कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि जब आप ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, विच इज अगेन अ टेक्निकल पार्ट, यू रिक्वायर्ड you require to be good at vectors, maths, and calculus, differentiation, and linear algebra. तो वो पार्ट मेरा ठीक था, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा था, ठीक था। और एआई में ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, तो वो पार्ट भी ठीक हो गया। तो वो जो मैच मेकिंग हुई ना, वो नेक्स्ट लेवल थी।
तो बस वहीं से मैंने वो पकड़ ली। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करा। 4th ईयर में मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है आगे। और मैंने इसलिए नहीं किया एआई कि ये इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उस समय इतना नहीं था। 2017 में मैंने अपनी बैचलर करी। उस समय एआई एटलीस्ट इंडिया में तो इतनी हाइप नहीं थी, और मैं कहूँगा शायद अभी भी उतनी नहीं है जितनी अगर आप फॉरेन में देखोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हाइप है एआई की। इंडिया में उस समय भी Yeah, नहीं। it's been quite recently जो हम सुन रहे हैं, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब नाम जो है वो कुछ टाइम पहले से ही सुनने में ज़्यादा आ रहे हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे। या बट बाहर काफ़ी रिसर्च पहले से 2008 से ही यूएस में तो खैर वहीं से ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें आती हैं, बट रिसर्च बाहर बहुत ज़्यादा पहले से थी। तो उस समय मेरा एआई लेने का सिर्फ एक वो था, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आउट ऑफ पैशन। और उस समय ये भी नहीं पता था कि क्या स्कोप होगा, कहाँ बढ़ेगा, कहाँ मूव करेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन फिर मैंने मास्टर्स का कोर्स अप्लाई करा, मैं इटली गया। इटली जाने से पहले मैंने अपने आप को इतना सेल्फ टॉट कर लिया था एआई के बारे में। एंड आई एम नॉट सेइंग, व्हेन आई एम सेइंग एआई के बारे में, आई एम लिटरली मीन नॉट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, बट रिलेटेड टू ऑल द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट And रिलेटेड टू how एआई। did you do that? तो सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल जो ब्लॉग पोस्ट आते हैं, फिर मुझे एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं एंड्रयू एनजी, उनकी मैंने वीडियो नहीं देखी। क्योंकि उनका एक कोर्स भी है मशीन लर्निंग पे, मुझे याद है, बहुत फेमस कोर्स है। बट उनके नोट्स थे स्टैनफोर्ड के, वो नोट्स मैंने पढ़े। तो वो नोट्स में चीज़ें बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेनेशन थी। और सिंस मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलस और ये सब चीज़ें मैंने अपनी बीटेक में भी पढ़ी, तो वो जो नोट्स के एक्सप्लेनेशन थे, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे परफेक्टली समझ में आने लगी, बट मुझे एक आइडिया मिलता चला गया। तो जब मैं इटली गया और जब वहाँ के प्रोफेसर्स से पढ़ी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसके जो कॉन्सेप्ट, जो डाउट्स थे, वो सब क्लियर होते चले गए। तो इस तरीके से मेरी जर्नी थी एआई की। उसमें फिर वेंट अब्रॉड फॉर 2 years, और उसके बाद नाउ currently working as a researcher with a company. That's really nice to know. So अनुपम, जैसे कि तुमने अभी कहा कि ये quite recently यहाँ पे within India start हुआ है Yes, yes. craze जो भी कहें, But quite recently तो नहीं कहूँगा, रहा होगा। but not at this level, Exactly. right? Hmm. तो क्या स्कोप है in within India AI का? Is there any scope? How is the job market here as far as AI is concerned? जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो अगर आप देखो तो जॉब ही जॉब है, क्योंकि हर चीज़ में एआई है ना। Because what is there in my perception कि अगर आपने AI, machine learning, robotics करी है तो you have to go out. नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो पता नहीं, मेरे ख्याल से रिसर्च सही थी। एक रिसर्च में देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द एआई की जो सर्विस प्रोवाइडिंग पॉपुलेशन है, वो इंडियंस की है। तो ऐसा नहीं है, बहुत मार्केट है इंडिया में भी, और हर जगह यूज़ है ना। आप क्यों नहीं यूज़ करोगे? अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, एक कंपनी क्या चाहेगी कि उसके रिसोर्सेज कम यूज़ हो, उसका स्पेंडिंग कम हो, बट आउटपुट ज़्यादा हो और एफिशिएंट हो और एक्यूरेसी अच्छी हो। तो वो जो ह्यूमन दे सकता है, बट ह्यूमन विल रिक्वायर कॉस्टिंग, ह्यूमन विल रिक्वायर मल्टीपल थिंग्स, राइट? अब अगर वही एक काम एक सिस्टम कर ले या एक एआई कर ले आपके लिए, तो कंपनी प्रेफर एआई को ही करेगी। तो इस बेसिस पे कंपनीज क्या कर रही हैं कि अब जो कई प्रोसेस हैं कंपनीज के, उनको ऑटोमेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विगी का सबने सुना है, स्विगी डिलीवरी करती है। स्विगी यूज एक्सटेंसिव एआई इन देयर डिलीवरी एल्गोरिथम। मैंने स्विगी का एक पेपर पढ़ा था, बिकॉज हम अपनी कंपनी में एक रिसर्च कर रहे थे एक्टिव लर्निंग के ऊपर, अनदर सब फील्ड ऑफ एआई। तो स्विगी ने एक्टिव लर्निंग यूज कर रखी थी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द की ऑर्डर्स की जो इनकी मैपिंग थी। तो उसमें उन्होंने एक्टिव लर्निंग यूज कर रखी थी, जिस एक्टिव लर्निंग के बेसिस पे वो क्या करते थे कि बेस्ट डेटा को उठाते थे, और जो
बेकार डेटा था उसको साइड में कर देते थे। मतलब एक्टिव लर्निंग एक जनरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो एक ऐसी टाइप की लर्निंग है जो आपको डेटा एक स्मार्ट डेटा देती है, एक क्वालिटी डेटा देती है। मतलब क्योंकि अगर आप गार्बेज देते हो किसी भी चीज़ को तो गार्बेज ही बाहर देता है, तो वो एक क्वालिटी डेटा पिक करती है, बट स्विगी नहीं यूज़ कर रहा। तो जैसे ये सिस्टम्स हो गए, फॉर एग्जांपल और भी कई कंपनीज होंगी, मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन जैसे डिलीवरी सिस्टम्स हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं कि हम 10 मिनट डिलीवरी, 20 मिनट डिलीवरी, 5 मिनट डिलीवरी, बट ये डिलीवरी जो कर रहे हैं डेफिनेटली दे आर यूजिंग एआई इन सम फॉर्म और अनदर। आपको अगर अगर आप शॉर्टेस्ट एल्गोरिदम भी लगा रहे हो, सर्चिंग भी कर रहे हो, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ना। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, बट वो लर्निंग पार्ट में नहीं आता। लर्निंग पार्ट इज डिफरेंट। लर्निंग पार्ट मीन्स कि आप डेटा से लर्न करते हो, बट अगर आपको एक नियरेस्ट नेबर में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, इट्स स्टिल अ सर्चिंग प्रोसेस, तो वो एआई नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं यूज हो रही है। तो मार्केट जो इंडिया में है इज ह्यूज, और वो बढ़ना ही है, वो कम तो होने से रहा। दैट्स वेरी गुड। सो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में एंड ऑब्वियसली लिसनर्स के माइंड में भी होगा कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ एआई। आई एम श्योर हम अभी सुन रहे हैं इस बारे में, बट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ऐसा तो है नहीं कि अभी जस्ट स्टार्टेड एंड यस। एवोल्यूशन क्या है इसका? ओके, तो एग्जैक्टली तो इतना नहीं पता, बट जितनी हिस्ट्री हमने कॉलेजेस में प्रोफेसर से सुनी, तो स्टार्टेड इन वर्ल्ड वॉर टू। सिस्टम बनाया गया जर्मन कोड्स को डिकोड करने के लिए उस समय। देन मूव टू 1980s, जब एआई का एआई से क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी स्टार्टिंग में। सबसे पहला चैलेंज आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ह्यूमन के लिए? एक स्मार्टफोन जो बहुत ही पावरफुल है, राइट? एक कंप्यूटर जो बहुत ही रिसोर्सफुल है, क्योंकि आप जीपीयू भी यूज़ कर सकते हो, आप सीपीयू भी यूज़ कर सकते हो, आपकी हाई मेमोरी है, हाई रैम है, और एक डेटा जो अबंडेंस में पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा हर चीज़ के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ेस के लिए अबंडेंस में पड़ा है, राइट? ये चीज़ें उस टाइम पे अवेलेबल नहीं। और जो एआई के सब फील्ड्स हैं, जो लर्निंग वाले पार्ट्स हैं एआई के, उनको ये चीज़ चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, आप जब 1980s में आफ्टर स्टार्टिंग हुई वर्ल्ड वॉर टू में, जर्मन कोड को डिकोड करना था। 1980s में यूएस की मिलिट्री ने फंड करना शुरू करा एआई प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप एक छोटा सा मैं ये कहूँगा कि एक छोटी सी एल्गोरिदम भी अगर एआई की डेवलप करना चाहते उस समय पे, तो वो कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती। इट्स कंप्यूटेशनली वो इतनी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव होती, इट रिक्वायर मोर रिसोर्सेज। और उतनी फंडिंग करना उस समय एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसका फ्यूचर पता ही नहीं होना है या नहीं होना, राइट? उस समय फंडिंग यूएस मिलिट्री ने उस समय फंडिंग करी। That is, you said World War II. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1980s में फंडिंग शुरू करी। बट आफ्टर सम टाइम, मैं मुझे डेट याद नहीं है, बट आफ्टर दैट दे पुल आउट द फंडिंग बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्थ नहीं है, तो इसमें कोई स्कोप नहीं है और ये नहीं होने वाला इसका कोई काम। देन केम एआई कम्युनिटी में तो लेजेंड ही कहेंगे, देन केम जेफरी हिंटन, एंड उनका जो मेन टास्क था वो ये था कि किस तरीके से हम एआई सिस्टम्स, एआई की जो एल्गोरिथम्स हैं, उसको एक नॉर्मल कंप्यूटर में भी ट्रेन कर सके। तो वो वाला पार्ट था, वो उन्होंने क्रैक किया, एंड इट टुक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 years। तो ही केम अप विद एन एल्गोरिथम व्हिच इज नोन एज अ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 2007 और 8 में वो उस एल्गोरिथम के साथ जब उन्होंने वो पेपर पब्लिश करा, आफ्टर 2008 इट रिवॉल्यूशनाइज, बिकॉज अब क्या हुआ कि आप उसकी पावर आप अपने लैपटॉप में, एक नॉर्मल लैपटॉप में आप एआई के मॉडल ट्रेन करने लग गए।
प्रेडिक्शंस करने लग गए, हर चीज़ें आप उसमें करने लग गए। तो उससे क्या हुआ कि अब एक जो नॉर्मल आदमी था ना, जो एक्सपेंसिव सिस्टम्स या एक्सपेंसिव वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, वो नॉर्मल आदमी भी अब एक कंप्यूटर में ट्रेन करने लगा। नॉर्मल आदमी का मतलब जो इस फील्ड में थे, तो वो भी एक्सपेरिमेंट करने लगे, ट्रेन करने लगे। ये तो इस तरीके से रिवॉल्यूशनाइज़ हुई ये फील्ड एंड आफ्टर दिस पेपर all the companies started putting money, research, time, everything, and today we are mostly जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। Okay, that's quite interesting to know. Anupam, you just mentioned about Jeffrey Hinton, Yes. who was the former VP of Google. Yeah. And just recently, unhone move on. He has moved on, and he Left just Google. recently gave a quote. He quoted saying that it's AI is an existential threat, and he regretted being an AI researcher, or I think, correct me if I'm wrong. I don't know the exact words. It's a disastrous thing what he has made. What is your opinion on that? ओके बट मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा गूगल में, बिकॉज गूगल इज़ अ ह्यूज कंपनी, तो वो क्या कर रही है इंटरनली वो मुझे नहीं पता। बट अगर आप आज के टाइम पे देखो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट क्या हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से एआई इवॉल्व हुआ और हो रहा है, जिस हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट चल रही है एआई में, डेफिनेटली सम ये कहेंगे कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ही तो बना रही हैं ये सारी चीज़ें। तो कभी भी जैसे 1980s में एक प्रोग्राम जनरेटर आता था, तो वो प्रोग्राम जनरेटर बेसिकली 1980s में आया था, तो लोगों को लगा कि हमारी जॉब चली जाएगी, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। बट जो ह्यूमन था उन्होंने इवॉल्व करा, दे आर वेरी क्रिएटिव, राइट? सो एआई अभी इतना क्रिएटिव नहीं है, उसमें अभी उसे एक्सपीरियंस है बट ओनली ऑफ द पास्ट डेटा। तो वो उस पे एक आप जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी लेवल है वो नहीं है, इमोशंस नहीं है, कॉग्निजेंस नहीं है उसमें, तो वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें मिसिंग है। बट होने के लिए तो हो सकती हैं विद इन 20 ईयर 30 ईयर्स, हु नोज, इट कैन बी डिजास्ट्रस। बट अगर मैं आज का सिनेरियो लूँ तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। Depends on who is regulating it. मीन्स The human being, the kind of human being. regulation, I mean what I mean by regulation is that कि किस तरीके की जो है रिसर्च है, कहाँ वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किसके हाथ में वो But then टेक्नोलॉजी। again, end of the day, यही माना जाएगा कि कौन उसे चला रहा है, कौन उसकी इंटेंशन क्या है। हाँ, अब यही वही वाली बात है कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी गलत हाथ में, क्योंकि मेन खतरा क्या है एआई का? मेन खतरा उनसे नहीं है जो सही से कर रहे हैं एआई, मेन खतरा उनसे है जो गलत से कर रहे हैं एआई, राइट? तो उनको आइडेंटिफाई करना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Right. So, as you're having so much experience AI के field में, what would you like to suggest to the aspiring students जो इस field में जाना चाहते हैं but they don't have a road map? ओके, सो मैं तो हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एआई जैसे फील्ड में घुसना है तो मेक श्योर यू हैव योर बेसिक राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आजकल क्या है कि एआई में जाना है, कई कोर्सेज हैं, आप जाइए लाइब्रेरी सीख लीजिए, आप एआई में चले जाएंगे, बट नो, दिस डोंट वर्क। आई मीन यस, क्योंकि कंपनी को तो काम निकलवाना है ना, वो तो निकलवा लेंगी, बट आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं एआई की और आपको नहीं, उस लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कंपनी नहीं चाहती, है ना? मान लो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, ज़्यादा टाइम ले रही है, नाउ यू वांट टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी, राइट? यू वांट टू क्रिएट योर ओन फंक्शंस। उस केस में आप
वो मैथमेटिकल फाउंडेशन ही बचाएगी, राइट? तो उस केस में आपको सिर्फ लाइब्रेरी का नॉलेज काम नहीं आएगा। तो जनरली क्या होता है कि मेरा भी जो कज़न है, जो अभी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, मैंने भी उसे यही सजेस्ट किया। मैंने कहा मैथमेटिक्स सॉलिड, अगर एआई में जाना है, यू हैव टू हैव अ knowledge of all these calculus and linear algebra. Try to see how these algorithm drive. उसको एनालिसिस करके देखो, कि ग्राफ्स चेक करो, उसको समझो। कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एआई में जाना चाहते हैं, अब जो ऑलरेडी एक फील्ड में है और उन्हें स्विच मारना है, तो वो तो डेफिनेटली एआई पढ़ेंगे, बट मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो बीटेक में है। अगर वो एआई में जाना चाहते हैं, तो बेस्ट यही है कि आप अपनी मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद आप एल्गोरिथम पढ़िए, उसको समझिए, उसका डेरिवेशन जानिए, एंड देन मूव टू द कोडिंग पार्ट, बिकॉज कोडिंग पार्ट इज द ईजी। क्या है ना, कोड तो सबसे ईजी होता है, आप किसी में भी कोड कर लो, लेकिन अगर आपको एल्गोरिथमिक नॉलेज है, तो आप फिर कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे। आपको अगर बड़ी कंपनीज में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आपको रिसर्च में अगर जाना है, तो यू हैव टू नो इनसाइड ऑफ इट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ लाइब्रेरी आती है। वो कहेंगे नहीं, लाइब्रेरी नहीं चाहिए मुझे, ये मैट्रिक्स एक कैलकुलेशन है, मैट्रिक्स ये बताती है कितना एक्यूरेट है चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए मैट्रिक्स, मुझे तो ये वाली इम्प्लीमेंट करनी है। कैसे करोगे? आपको उसके पीछे की जो थ्योरी है या मैथ्स है, वो समझ में आनी चाहिए। तो रोड मैप सिंपल है, मैथ्स से शुरू करिए, फाउंडेशन सॉलिड करिए, मूव ऑन, ट्राई टू सी हाउ द एल्गोरिथम ड्राइव्स इन एआई। इस तरीके की एल्गोरिथम है, क्या क्या ड्राइव हुआ है, किस तरीके से वो ड्राइव हुई है, एंड देन यू मूव टू द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग शुड कम लास्ट, फर्स्ट इज दीज थिंग। और जब आप फिर इससे बाहर निकलोगे, यू विल बी वेरी सॉलिड। So that means स्कूल टाइम से ही शुरू कर देना चाहिए। Aspirations, when you're saying the foundation should be good, mathematics should be good. तो स्कूल टाइम से कर सकते हैं, बट अब ये मुझे गालियां देंगे अगर मैंने कह दिया कि हाँ भाई स्कूल टाइम से शुरू कर दो। तो मैं ये कहना नहीं चाहता अपना थोड़ा, क्योंकि मैंने खुद ही 4th ईयर में शुरू करा, बट ये था कि हाँ मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में पहले से था, तो उसने मुझे हेल्प कर दी। बस ज़रूरी नहीं है आपको ये सोचना है कि आप एआई में ही जाना चाहते हो, लेकिन आप अपनी मैथ्स, मुझे लगता है मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी पहले से सॉलिड है, आप कहीं भी घुस जाओगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम परफेक्टली सॉलिड होनी चाहिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इतनी होनी चाहिए कि दैट यू कैन यूज़ इट समवेयर, राइट? तो स्कूल टाइम से तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैथमेटिक्स में तो काम कर ही सकते हैं, तो पढ़ते ही रहते हैं। तो या बट बीटेक में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2nd ईयर, आई गेस। any top colleges in India you would like to suggest? आईआईटीज ऑलवेज। Providing AI मेरा तो degrees. मेरे तो पहले से ही सपना था आईआईटी में, बट मुझे अपनी तो ड्रॉबैक्स पता थे। मैंने कहा हमारे बस की तो नहीं है आईआईटी में जाना, ना हमसे होगा, क्योंकि अ, इतना कंपटीशन, इतना सब कुछ। और मैंने कहा फिर पता चल जाता है कि आप किस लेवल के हो और आप उसमें क्रैक कर सकते हो, नहीं तो मुझे अपने अ, जो पॉइंट्स थे वो पता थे कि भैया यहाँ नहीं होएगा, तो इधर रहने दो। बट अगर मुझे सजेस्ट करना है, तो मैंने, जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था, 2nd ईयर में था, देन आई रेड एन आर्टिकल जिसमें IIIT हैदराबाद ने अपना पूरा एक कोर्स जो है ना, वो एआई में ही शुरू करा है। 4 ईयर उनका 4 ईयर एआई करिकुलम है, तो उसमें वो पूरा आपको एआई से रिलेटेड पढ़ाएंगे। तो आई गेस वो कॉलेज सबसे बेस्ट होगा, बट मुझे और कॉलेजेस का करिकुलम नहीं पता, तो मैं एकदम ही, मैं सिर्फ IIIT का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका करिकुलम पता है, तो औरों का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट IIIT आई गेस, और अदर IITs ऑल्सो, IITs आर गुड। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, ISC हो गया, ISC बैंगलोर इज रियली गुड इन कंप्यूटर साइंस, तो ये कॉलेजेस तो टॉप नॉच है। बट ज़रूरी नहीं है, मैं, लोग अगर यूँ सोचे IIT जाके सक्सेसफुल हो गए, तो मेरा तो ये मानना नहीं है। आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, ओनली थिंग इज दैट नीड टू हैव अ पैशन। तो सीखना है, सीखना तो कहीं से भी सीख सकते हो। Absolutely. तो इस सब के बाद what do you think about the future of AI? क्या फ्यूचर रहेगा AI का? Now, yes, now as AI is evolving, things are changing really fast. So मैं टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं बोलूँगा, बट चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फैसिलिटीज़ थी,
उसमें एक टीम थी रोबोट्स, वो फुटबॉल खेलती थी, वो रोबोट्स फुटबॉल खेलते थे। तो तो उनका ये टारगेट है कि 2050 तक वो एक फीफा का मैच खेले, विच अकॉर्डिंग टू मी इज फार फ्रॉम रियलिटी। फीफा का मैच खेले मतलब मतलब प्लेयर्स के साथ खेले। अभी तो वो कॉम्पिटिशन्स करते हैं हाँ, रोबोट्स के उनका टारगेट है, बट फार फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू मी। बट आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्स क्या सेट हैं इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई, इन सब चीज़ों में। ऐसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, अब चैट जीपीटी आ गया, गूगल आयो। गूगल आयो आ गया, तो ये चीज़ें अब जो है ना धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। एज द डेटा ग्रोज ये चीज़ें इवॉल्व हो रही है। बट I today itself noticed कि मैं एक मेल लिख रही थी and the subject line came by itself. हाँ I was like about to write the subject line and I'm like ये तो अपने आप ही आ गया हाँ and it was very apt. यस हाँ, तो इस तरीके के जो चेंजेस है ना आपको अब अपनी नॉर्मल लाइफ में दिखने लगे। तो इवोल्यूशन तो मैं ये कहूँगा कि आप ये लगा लीजिए जैसे टेस्ला का था एक इवोल्यूशन, विच इज दिस बेसिकली दे सेल द सॉफ्टवेयर नॉट द कार, कार वाज जस्ट द वे टू सेल द सॉफ्टवेयर। टेस्ला इज नॉट अ कार कंपनी, इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी आ गया। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो है ना डेटाबेस लर्निंग है, अभी तक जो है ना क्रिएटिव और कॉग्निजेंस नहीं आया है। डेंजर तब है जब ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, बिकॉज राइट नाउ यू आर जस्ट फीडिंग द डेटा, राइट? आप डेटा फीड कर रहे हो, वो याद कर रहे हो। आप डेटा जितना फीड करोगे वो उतना अच्छा होता चला जाएगा। बट द रियल it's a challenge also, but the real breakthrough will be when the cognizance will add, when the creativity, emotions and all these things will add, then the AI itself will become human, and you I'm just can't wondering कि emotions कैसे ऐड होंगे you mean human being जैसा behave करेगा? maybe वो हमारे साथ हंसे रोए, हो सकता है। मतलब चीज़ें पॉसिबल हैं, चीज़ें पॉसिबल हैं, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है। बट अभी इवोल्यूशन में मैं अगर देखूँ, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट रखूँ, तो अभी इवोल्यूशन में ना ऐसा हो गया है कि अब तो रेस लग गई है, क्योंकि हर कोई एक लैंग्वेज मॉडल बेसिकली जैसे चैट जीपीटी टाइप मॉडल चाहते हैं। बट उसको मैं ना कोई रिसर्च नहीं कहूँगा, बिकॉज यस इट इज़ गुड, मैं भी I यूज़ don't कर think it always gives the right information. ऑब्वियसली मैंने वो तो बात है ना आपको डेटा जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, मतलब आप किस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब चीज़ें। बट अभी मुझे कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिखा। ब्रेक थ्रू आया था 2017 में, जो टेक्निकल बंदे हैं उनको मैं बता दूं, 2017 में ट्रांसफॉर्मर्स जो पेपर आया था, लेट्स इट्स दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू। बट उसके बाद तो बस अब डेटा, What was that? it's bit technical, let's leave it there. But I अब think तो we'll have another episode for that. या तो अब तो ये हो गया है कि सिंपली रेस है, डेटा कलेक्ट करो ज़्यादा और ट्रेन करो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बट मैं उसको रिसर्च नहीं कहूँगा अभी। मेन मुझे जो आज भी मुझे लगता है कि जो मेन एक फील्ड है जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक एनवायरनमेंट में हो, उस एनवायरनमेंट में आपको एक टास्क करना है, आपको उस गेट को खोलना है। लेकिन गेट खोलते समय कभी गड्ढे होंगे, कभी कोई आपको मार जाएगा, कभी कोई कुछ कर देगा। आपको उस गेट को खोलना है, ये आपका टास्क है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करती है, वो खुद ही ट्राई करती है, एक्सप्लोर करती है, एक्सप्लॉइट करती है और एक पाथ फाइंड आउट कर देती है, जो पाथ मैक्सिमम रिवॉर्ड रिटर्न करता है और वो गेट खोल देगा। ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आएगा, इवन चैट जीपीटी यूजेस रीइंफोर्समेंट लर्निंग in order to fine tune its model, which is again a technical part. बट जो reinforcement learning वाली फील्ड है वो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह काम करती है। ह्यूमन जब बच्चा पैदा होता है, हुआ, चला, गिरा, माँ ने बोला उठो 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 उठो,
टीयर अप करा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, बट एट द एंड व्हेन चाइल्ड मदर के पास आता है, मदर गिव्स हग, लाइक अ रिवॉर्ड टू अ चाइल्ड। तो चाइल्ड ये समझ जाता है कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे ऐसे ही करना है, तो धीरे धीरे चलना सीखता है। यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। Wow. दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग टू द ह्यूमन। और इसमें कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है तो आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फील्ड है। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं इस फील्ड में नहीं जा पाया, बट This is a part of AI. exactly, there is many subfields of AI. This is one of them, and this is the most important. I would say this is the one of the best fields to be in at this point of time. But ये टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी। Was it there when you joined? Yes, yes. I worked on reinforcement learning for my projects and all. I think one of the projects you worked on was some marathon. Yes, yes. No, not marathon. Yeah, it was a hackathon. It was a hackathon of Leonardo, which is a very big company in Italy. It was about building a robot. उस रोबोट को एक्चुअली एक फ्लडेड एरिया में जाके मेडिकल किट डिलीवर करनी थी। तो पहले उसे आइडेंटिफाई करना था कि भैया कहाँ पर जाना है, कहाँ पर ह्यूमन है, जहाँ पर ह्यूमन है वहाँ मुड़ना है, वहाँ जाके फिर मेडिकल किट डिलीवर करनी थी। तो उसमें हमने हैकेथॉन करा था, एंड देन वी आल्सो वन द हैकेथॉन। Yeah, we won the hackathon. It was good. 5 people team. But yes, so this field is exciting, but there are still many challenges. But I'm sure AI can become very dangerous. You have passion and Yes, you will get through. yes, for sure. Wow, so that was an interesting topic to discuss. Absolutely, always. I'm sure the listeners will like it. Yeah. And will share their comments whether they want to have topics such topics to be discussed in our forthcoming episodes. Yes, yes. So it was great talking to you, Anupam, Thank you. and hope we'll have another topic on the same discussion on the same artificial intelligence and its subfields. Yes, that would be interesting to go a bit more deeper in the subfield. So thank you so much, Anupam. Thank you. And thank you to our listeners. Please do share your comments, how you liked the episode, and do subscribe to our channel.